चलो शांत, आर्यन शांत रहो, तुम ही हल्ला ज्यादा करते हो। क्वेश्चन है कि एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज करंट होता, एवरेज हीट प्रोड्यूस होता है, एक कंप्लीट साइकिल में क्या बोले, एसी के केस में। अच्छा सुनो, एवरेज कुछ भी निकालना हो क्या फॉर्मूला होता है, H इंटू डी टी पाई में डी टी। जैसे अगर यहाँ आई एवरेज होता तो यहाँ क्या लिखते थे, आई डी टी बाई डी टी। यहाँ अगर वोल्टेज एवरेज होता तो क्या लिखते, वी डी टी बाई डी टी। एक साइकिल में मतलब जीरो से लेके टी तक। ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट में। क्योंकि हीट एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। टी कहाँ, टी तो इसमें ऑलरेडी है, हम एच का, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ देखो एच की जगह पे हम वैल्यू एक हाफ साइकिल में निकाल रहे हैं, एक फुल साइकिल में, इसलिए जीरो से कहाँ तक लिखे हैं। एच का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस आर, साथ में क्या लिखे डी टी, बाई में डी टी का इंटीग्रेशन जो करेंगे आप वो तो टी ही ना आएगा, क्योंकि अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो। अच्छा आई का वैल्यू आपको हम पिछले 2 या 1 क्लास से बता रहे हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब आई नॉट का भी स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इंटू में कौन है आर डी टी, यही ना। देखो अब बाई में नीचे कौन है टी। बताइए किसका किसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, जो कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है, आई नॉट स्क्वायर और आर, बाई में कौन टी। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, साइन स्क्वायर। आपका ऑब्जेक्टिव है इसलिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा, फिर भी हम इसको प्रूफ कर रहे हैं सीखने के लिए। बाकी जो भी हम अंत में रिजल्ट देंगे वो ध्यान सुनिएगा। फिलहाल हम एवरेज का एवरेज हीट निकाला है। एवरेज हीट मतलब ये जितना हीट प्रोड्यूस हुआ टी टाइम में बाई टोटल टाइम, है ना। एच का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। आई का वैल्यू हम सब जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब स्क्वायर है तो आई का आई नॉट का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर। सबका मैथ्स है इंटीग्रेशन, फिर भी जिनका बाय है उनको भी इतना इंटीग्रेशन सिखाए हैं। एच एवरेज इज इक्वल टू कितना आया, देखिए आई नॉट स्क्वायर और आर और टी तो ठीक है अपनी जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, स्क्वायर में है। आपको हम पिछले क्लास भी सिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इनटू में कौन है डी टी, अगर याद होगा तो। यहाँ से कौन अंदर में 2 है, 2 बाहर निकाल दो, आई नॉट स्क्वायर आर बाई में नीचे 2 टी, अलग अलग करते हैं 1 इंटू डी टी, बीच में माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कौन डी टी। जीरो से ले कहाँ तक हम पहले भी समझा चुके हैं, कॉस साइन कुछ भी रहे ओमेगा टी में, 2 ओमेगा टी पाई 5 ओमेगा टी 10 ओमेगा टी, बस स्क्वायर क्यूब नहीं होना चाहिए, कुछ भी रहे एक टाइम पीरियड में उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है। तो आंख बंद करके एकदम जीरो हो गया ये। तो बताओ एवरेज हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला कितना आया, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी इंटू में डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, टी टी कैंसिल हुआ। बहुत ध्यान सुनिएगा, हीट एवरेज हीट का फॉर्मूला क्या आया, आई नॉट स्क्वायर आर बाई में कितना। अब फिर से सुनना एक बार, डीसी के केस में डायरेक्ट करंट के लिए, फॉर डीसी डायरेक्ट करंट में हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। क्या होता है बताओ, आई स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला सेम दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, नहीं ना जी, ये कुछ और है, ये कुछ क्या है और है, ये है आई स्क्वायर आर, लेकिन ये क्या है आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अगर हम चाहें तो इसको आई नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बात तो वही है ना, इंटू में कौन। अच्छा किसी को याद है आई नॉट बाई रूट 2 क्या होता था, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू में। अब देखो ध्यान से, अब दोनों फॉर्मूला लगभग सेम दिख रहा है, बस अंतर ये है, अच्छा यहाँ स्मॉल आई सब जगह लिखे थे, मान लो यहाँ भी स्मॉल आई लिखते ताकि अच्छा लगे। अंतर ये है कि जो वहाँ करंट है यहाँ पे वो कौन सा करंट है। तो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि जो एवरेज करंट एसी में होता है जो एवरेज करंट डीसी में होता है उसमें बस दोनों वैल्यू सेम होता है, बशर्ते आई की जगह पे कौन आ जाता है, याद रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव में गलती मत कीजिएगा, यहाँ आई आर एम एस होता है, याद रहेगा ना, कॉपी। नहीं समझ में आया, नेक्स्ट कर देते हैं, एक एक करके हम लोग ये सारे सर्किट देखने वाले हैं। अभी आज हमको हेडिंग क्या है, सिंपल एसी सर्किट। पहले सिंपल सर्किट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला नंबर क्या लिखे, एसी सर्किट containing
रेजिस्टेंस ओनली या रजिस्टर ओनली। ब्रैकेट में इसी का दूसरा नाम है जो धीरे धीरे गप कर रहे हैं वो भी लिखे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या बच्चा इसे जोर जोर आ रहे, तो 2-3 फ्लोर कमर्शियल नहीं था, रेसिडेंशियल तो 2 फ्लोर के बाद है ऊपर। बचवा लोग खोला ऑफिस का। एसी सर्किट कंटेनिंग, तुम लोग का मन का बात वहां कर रहा होगा शायद ऐसे टॉपिक सुन के। हाँ ऊपर हॉस्पिटल है, सही बोले हैं। हाँ ऊपर हॉस्पिटल है, इतना लोग आते आते दिखते हैं, कोचिंग आते हैं तो हॉस्पिटल है ऊपर। डॉक्टर सर यहाँ जब आए तो उनका शुरुआत में जस्ट वो ओपन किए सिंपल सा, फिर कोरोना भी आया तो उसमें पूरा पेशेंट देखे, जोरदार चला। फिर तो खैर हाँ एसी सर्किट आज हाँ एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली में समझिएगा। अब लिखना ही नहीं है, अगले आधे घंटे तक सुनिए। हाँ ये अकेला टॉपिक आधे घंटे का है। देखो ये हमने एक किसका साइन बनाया, रेजिस्टेंस का, और ये देखो ये कौन सा सोर्स है, एसी सोर्स। अब इसमें मान लो हम एरो दिखा रहे हैं, एरो तो दिखाना नहीं चाहिए, आधे समय वो पॉजिटिव हाफ होता है, आधे समय नेगेटिव, समझने के लिए। मान लो हम ये जानना चाहते हैं कि हमने वोल्टेज को दिया, तो वोल्टेज किस फॉर्म में दिया, V = V0 साइन ओमेगा टी। तो अगर वोल्टेज इस फॉर्म में दिए है V = V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट किस फॉर्म में होगा, सुनने की कोशिश करेंगे। बोलता कि अरे पकड़ाता भी नहीं। किरचॉफ्स लॉ यूज कर रहे हैं, यूजिंग कौन सा लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी आप लिख सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या है, जो सप्लाई किया इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, जो गेन किया उसका पोटेंशियल नेगेटिव, करंट की ओर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, V - IR = कितना 0। तो V की जगह क्या लिखेंगे जरा बताओ, V0 साइन ओमेगा टी = I इंटू, तो therefore I = क्या कहलाएगा, V0/R, कौन सा ओमेगा टी। एक बात ध्यान सुनिए, ऊपर में वोल्टेज, नीचे में क्या रेजिस्टेंस। जब वोल्टेज ऊपर में और नीचे में रेजिस्टेंस तो करंट लिखते हैं ना, V/R करंट होता है ना, ये मैक्सिमम वोल्टेज, तो करंट भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो I = I0 साइन ओमेगा टी, यानी आपका इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा, I = क्या आया, I0 साइन ओमेगा टी। यानी अगर आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या आएगा, I = I0 साइन ओमेगा टी। वेयर जहाँ की I0 किसके जगह पे लिखा है आपने, V0/R। अगर इसको हम ग्राफिकली दिखाना चाहें तो ये देखो एक ग्राफ बना रहे हैं साइन का। जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो वोल्टेज भी कितना होगा, 0। जैसे ही ओमेगा टी का वैल्यू 90 होगा, ये समझ में आता है ना, ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा 90, साइन 90, तो वोल्टेज का वैल्यू उस समय करंट का वैल्यू I0। तो देखो जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे ही करंट चेंज होगा। ये जो ब्लैक पेन से हमने बनाया है वोल्टेज का ग्राफ है, तो करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से। छोटा क्यों बनाया, क्योंकि I0 जो V0 से कम है ना, लेकिन दोनों एक ही साथ मैक्सिमम हो रहा है और एक ही साथ मिनिमम दिख रहा है ना। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हर बार ऐसे नहीं बनाएंगे, लेकिन पहली बार एक V0 गया, एक मैक्सिमम कहाँ तक गया, I0। ये रेड वाला किसको दिखा रहा है बताओ, करंट को, और ये वाला EMF को दिखा रहा है, यानी कि वोल्टेज को। अच्छा एक टर्म होता है उसका नाम है फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम बोल रहे हैं हम लोग, फेजर डायग्राम। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको ये हर बार बनाने या चेक करने देगा। फेजर डायग्राम क्या होता है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट कैसा क्वांटिटी है, और वोल्टेज भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। लेकिन जब आप एक अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में करंट और वोल्टेज दोनों को वेक्टर के जैसा रिप्रेजेंट करें, आपको पता है इस इक्वेशन में इस एंगल को हम लोग 11th क्लास में फेज एंगल कहते थे। कौन सा एंगल, यहाँ पे ये भी फेज एंगल, ये भी कौन सा एंगल है, फेज एंगल। तो जब आप वोल्टेज और करंट को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करें विथ देयर फेज एंगल, उसी को कहते हैं हम लोग कौन सा डायग्राम, फेजर डायग्राम। जैसे देखो हम बना के दिखाते हैं फेजर डायग्राम। ये सबसे इजी सर्किट है, इसके बाद जो सर्किट होगा वो टेढ़ा होगा। इससे सबसे बेसिक सर्किट है, प्योरली सबसे बेसिक, इसीलिए इसका इक्वेशन भी सबसे बेसिक दिखा।
देखिए मान लीजिए वोल्टेज का लाइन दिखाना है वेक्टर के जैसा, तो वोल्टेज कितना एंगल पे है, ओमेगा टी। तो अपने मन से एक वोल्टेज का लाइन खींच दिया, बोल दिया कि ये वाला एंगल कितना है, ऑलमोस्ट। अब करंट को बताना है इससे कितना ज्यादा, तो करंट भी सेम एंगल पे ना है, तो करंट भी इसी के ऊपर ऐसे खींच दिया। तो यही कौन सा डायग्राम हो गया बताइए, हो गया फेजर डायग्राम। आसान है। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं ओमेगा टी को एक एक्सिस पे मान लेते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा वोल्टेज है। अब बताओ वोल्टेज से करंट कितना डिफर कर रहा है, एक भी नहीं। जो ये है वही ना ये है। तो कई बार जिधर वोल्टेज गया उधर ही क्या दिखा दिए, करंट। ये भी चलता है, ये भी चलता है। कई बार ओमेगा टी को 0 मान के लोग एक एक्सिस पे बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम क्या हो गया, व्हेन करंट एंड वोल्टेज आर रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर विथ देयर कौन सा एंगल, फेज एंगल। द डायग्राम इज नोन एज कौन सा डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे कोई चीज तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तो समझ में आया। अगर ये हल्का समझे हैं तो बाकी सर्किट में दिमाग लगेगा, सब में यही काम करेगा, लेकिन इससे सब बहुत बड़ा बड़ा होगा। खत्म हो गया ये, लिखिए। आसान था, मजाक किए थे। अब आधा घंटा लगेगा, बस बस जल्दी छुट्टी करेंगे रे। तो किए तो सेम, ग्राफ में सेम नहीं किए, जहाँ सेम हो वहां सेम नहीं किए। और तो हर बार हम उसका ये मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हर ग्राफ में नहीं दिखा पाएंगे। नेक्स्ट जो सर्किट हमारा होगा, मान लो ये लिख लीजिएगा, तब की बात कर रहे हैं। तो रजिस्टर के बाद अब सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएगा सर्किट में बताओ, कैपेसिटर। प्योरली कौन सा सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। एक बार अगर आप सर्किट सीख गए, इम्पीडेंस सुनने को मिलेगा फिर आपको, फिर फेज फैक्टर, वो सब सीख गए। एक दो क्लास में आपको न्यूमेरिकल में पंडित बना देंगे, फिर तो आपको कोई रोके नहीं पाएगा बोर्ड एग्जाम में। लेकिन फिर भी आप लोग एग्जाम हो रहा है तो आप लोग को बहुत टेंशन हो रहा है क्वेश्चन देख के। हम बहुत लोग क्वेश्चन भेजे जो बोले कि बड़ा हार्ड हार्ड है कुछ कुछ। हाँ, सब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से, ठीक है। अभी हम एक बार फिर से प्रैक्टिस को करवा देंगे। भाई आप इंड्यूस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास बढ़ेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन तो मास लेके जाता है ना भाई। अब इंडक्शन में मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये भी पता है। अब आपका सवाल एग्जैक्ट क्या था वो हम देखेंगे, किसमें ज्यादा चार्ज होगा, किसका मास ज्यादा होगा ये पूछ रहा है। मास कैसे हो सकता है, जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, अगर बॉडी सेम है बस एक अच्छा सब हम बताए हुए हैं, फिर से एक बार रिवीजन आप कीजिए उसको। ऑब्जेक्टिव आपके कॉन्सेप्ट की परीक्षा लेता है, थोड़ा सोचना पड़ता तो है, डायरेक्ट नहीं रहेगा। उसको प्रैक्टिस से दूर करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस कीजिए आप और पूछिए, हमको डाउट भेजिए, हम देखेंगे। हेडिंग है एसी सर्किट। अरे बाबा जल्दी लिख रे। हम तो खुद बोले थे को अलग से हम पढ़ाएंगे, बल्कि वो भी आप जानते हैं हमको पढ़ाने का शौक नहीं, लेकिन हम उसको पढ़ाएंगे। इस तरह से तो पढ़ने बोले थे, वो तो हम खुद ही नहीं पढ़ा रहे। ओ कभी पढ़े नहीं खुद से ना। नो क्लास मिस किया कुछ कुछ लगता है, खाली कल मिस किया। एसी सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर ओनली। हेडिंग क्या बोले हम, एसी सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर ओनली। फेजर डायग्राम का डेफिनेशन आपको जानना हो तो ये बोल सकते हैं कि जब करंट और वोल्टेज को वेक्टर के जैसा रिप्रेजेंट करे उनके एंगल के साथ, उसी को कहते हैं कौन डायग्राम। When current and voltage are represented as vectors, when current and voltage are represented as vectors with their phase angle, the diagram is called phasor diagram. दो तीन बार बोल दिए। When current and voltage are represented as vectors with their phase angle. चलो देखते हैं इस बार क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा अजीब तो है।
हो गया? क्या और लिखने का मन है? हेडिंग है एसी सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर ओनली। AC circuit containing a capacitor only. AC circuit containing a capacitor only. इसका ब्रैकेट में एक और नाम लिख सकते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर ओनली। हाँ, नंबर दूसरा, सर्किट नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं आप, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इस बार फिर से आपने वोल्टेज अप्लाई किया है और सब कुछ सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, इसलिए आपको आसान लगेगा क्योंकि डिट्टो कॉपी करेंगे। बस इस बार का रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपेसिटर, ताकि एक में प्लस की और एक में माइनस की। ये बताइए इस बार आप कैसे लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ? अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ भी आप कर सकते हैं। V माइनस क्यू बाई सी, भूल गए? एक अप्लाई किया तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव और जो गेन किया उसका पोटेंशियल नेगेटिव, या जिधर जाते हैं तो आप उसको माइनस में लिखते हैं, प्लस में एंट्री करते हैं। तो V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू कितना? इस बार IR नहीं लिखे, इस बार IR नहीं लिखे, क्या लिखे? Q बाई सी। बहुत ध्यान से, अभी इस मीटिंग में मुश्किल से 10-15 मिनट बच रहा है, 15 मिनट बाद हम बहुत छोटा छोटा बात का सिखाएंगे, सीखिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव गलत होता है। V के जगह पे क्या लिखेंगे जरा बताओ तो? V नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहाँ पे Q इज इक्वल टू V नॉट में कौन जाके इंटू हो गया? C, और साइन में क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। लेकिन हमारा मेन एम है करंट पता करना। मेन एम क्या है? करंट। तो आपको पता है कि सिंस करंट का वैल्यू होता है dq बाई dt, यानी इक्वेशन 1 में जो q का वैल्यू है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका बताओ? V नॉट C, कौन सा ओमेगा टी? साइन ओमेगा टी, बाई में कौन है? dt। गौर कीजिए, C तो कांस्टेंट है, V नॉट भी कांस्टेंट है, बस डिफ्रेंशिएशन किसका होने वाला है? साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी। चेन रूल सबको पता है वैसे, सी वी नॉट और जिसका साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और रूल ये है कि टी के साथ अगर कुछ इनटू में है तो बाहर आ जाएगा। कितना बाहर में आ जाएगा? ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू ओमेगा सी इंटू वी नॉट, कौन सा ओमेगा टी? अच्छा गौर कीजिए, हम चाहते हैं कि यहाँ आई नॉट लिखे, क्या लिखना चाहते हैं? और आई नॉट के लिए यहाँ वोल्टेज बाई में क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। आर तो रेजिस्टर का होता है, कैपेसिटर का भाई कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर का भी क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो हम चाहते हैं कि यार यहाँ डिवाइड में कुछ आता तो उसको रेजिस्टेंस मान लेते, लेकिन डिवाइड में नहीं, कहाँ पे है? तो हमारे पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम क्या करेंगे देखना भाई, वी नॉट इसको 1 बाई ओमेगा से लिखे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बात तो वही ना है। अच्छा क्या हुआ कि ये कहाँ चला गया? ये डिवाइड में चला गया। भाई ये तो हमारा कभी न कभी हुआ करता ट्रेलर था। अरे कभी कभी पर्सनल भी सीखा है भाई, ये सचिन नाम है, तो वो जानता होगा। ये क्या MMA कुछ होता है, मिक्स मार्शल आर्ट, उसका रांची से अकेले गया हुआ था, ये का उज्बेकिस्तान की कहा, बहुत बढ़िया है। कहीं मतलब PT किसी को सीखना है, बॉक्सिंग बहुत बढ़िया है इसका। हम तो अक्सर समय के लिए रखे थे इसको, लेकिन वो नालायक लोग सीखा नहीं ठीक से। अच्छा है, बहुत बढ़िया सिखाता है। किन्हीं को भी PT कहीं का जरूरत होगा किन्हीं के घर में तो उसको रिकमेंड कर दीजिएगा। क्या? पर्सनल ट्रेनर। सुनिए, आई यहाँ पे जो था आई, बस थोड़ा सा बोलेंगे उसके बाद नहीं कुछ बोलेंगे, अंतिम बेंच कसम से कपिल देव लास्ट बोलेंगे। यहाँ देखो, ओमेगा सी को डिवाइड मिलेगा, ठीक है भाई, इन्हें दिख रहा है तुमको? 1 बाई ओमेगा सी, 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 1
सच्ची बात, ठीक है। तो दिल ले लिया रे। cos ओमेगा टी, देखा, देखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू जो हम लिखे वो हम दोबारा लिख रहे हैं, हम लिखे भी नॉट बाई, क्या लिखे, 1/, सब देखना एकदम बहुत जादुई चीज लिखे, और यहाँ पे क्या लिखे हम, cos। अब हमको समझ में आया कि अरे भाई ये जो है ये तो रेजिस्टेंस की जगह पे है, किसकी जगह पे है, यानी ये रेजिस्टेंस और ये किसका रेजिस्टेंस है बताओ, यानी ये कैपेसिटर का भी खुद का क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को हम अब 1/ω के बजाय हम एक नया नाम देते हैं, एक्स नाम दे दिए, एक्स से क्या बोल देंगे कि ये रेजिस्टेंस है, और ये किसका रेजिस्टेंस है, छोटा सा बेस में क्या लिख दिए, सी, ये रेजिस्टेंस किसका है, कैपेसिटर का है। और देखो ध्यान से सुनना, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो हम ओमेगा टी प्लस π/2 लिखे, असल में सब रिजल्ट हम लोग सेट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जो दिखता है उसको हम सेट कर रहे हैं। साइन में क्यों लाया, क्योंकि वोल्टेज भी हमारा किसके फॉर्म में था, तो कंपेयर करने में था, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कौन सा थीटा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपने एक नया नाम क्या लिखा, एक्स सी, हियर आप जो नया नाम लिखे हो एक्स सी, असल में वो आप किसके जगह पे लिखे हो, 1/ओमेगा। अच्छा ओमेगा का वैल्यू सबको पता है 2πf भी होता है ना, होता है कि नहीं होता है, तो 2πfc। अच्छा एक्सी को हम लोग क्या कहेंगे आज के बाद, जरा बताओ, रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस वर्ड ना बोल के इसको हम लोग अब कहेंगे रिएक्टेंस, क्या नाम देंगे, रिएक्टेंस ऑफ, किसका रिएक्टेंस, कैपेसिटर। और आपसे कोई पूछेगा कि एक्सी का वैल्यू कितना है, तो 1/, अगर क्वेश्चन में ओमेगा नहीं दिया है तो फ्रीक्वेंसी दिया होगा, निकाल लोगे ना। अगर कोई पूछेगा इसका यूनिट क्या होगा भाई, तो तुम बोलना अरे पागल, जब ये रेजिस्टेंस की जगह पे है तो इसका यूनिट तो वही ना होगा, क्या होगा, ओम, इसका यूनिट भी ओम होता है। यानी किसी सर्किट में करंट अगर दे दिया है, इसमें बोला बताओ कि इसके अगल बगल का वोल्टेज कितना होगा, तो V बराबर क्या पढ़े हैं, I इंटू R पढ़े है ना, तो R तो रजिस्टर में ना पढ़े हैं, कैपेसिटर में R की जगह क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, XC, जिसका वैल्यू कितना होगा, सुन रहे हैं, तो V इक्वल टू IR यहाँ भी लगे, लेकिन इस बार R नहीं रह गया, R तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस था, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, XC, इसको रेजिस्टेंस नहीं बोल के क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ये रिएक्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो अब वोल्टेज और बाय रेजिस्टेंस है, तो इसको आराम से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस में कौन सा, π/2। तो सुनो मेरी बात, जब आपका वोल्टेज कितना था, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना है जरा बताओ, I0 साइन ओमेगा टी प्लस में कौन सा, यानी कोई भी गधा ये समझ जाएगा कि मास्टर साहब अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो वोल्टेज का ग्राफ तो साइन वाला ग्राफ होगा, क्योंकि उसको इतना बुद्धि है कि अगर हम यहाँ पे ओमेगा टी का वैल्यू डालते जाए तो उसके चलते वोल्टेज का वैल्यू और करंट का वैल्यू बदलेगा। जैसे ओमेगा टी का वैल्यू अगर हम 0 डाल दें तो साइन 0 0, तो वोल्टेज कितना होगा, लेकिन करंट का वैल्यू साइन 0 प्लस 91, यानी करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, I0। ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, शायद ये हम फोटो में भेज देंगे क्योंकि चमक रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये तो बोलने वाला बात भी नहीं, लिखने वाला, समझ में आ रहा है कि जब करंट 0 है तो वोल्टेज असल में एक उससे क्या है, ज्यादा। जैसे मान लो वोल्टेज का वैल्यू, सॉरी, जब वोल्टेज 0 तो करंट एक ज्यादा है, करंट किससे आगे आगे चल रहा है, कितना डिग्री आगे आगे, π/2। यानी अगर हम इसको बनाते हैं इस तरह से, देखो साइन 0 0, तो जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम 1 हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो ब्लैक पेन से बना है ये ईएमएफ का अगर है वोल्टेज का, तो हम कैसे बनाएंगे करंट का, वो देखो दिख रहा है आपको, जब ये 0 है तो ये 1 है, जब ये 1 है तब ये 0 है, तो ये रेड वाला किसका बना है हम लोग, करंट का। कोई भी समझ जाएगा कि अच्छा करंट आगे आगे चल रहा है, यानी बोलेगा करंट लीड कर रहा है ना, लीड्स किसको, ईएमएफ बाय अ फेज एंगल, कितना फेज एंगल से आगे आगे है, π/2, कितना फेज एंगल से आगे आगे है, या उल्टा बोलेगा ईएमएफ पीछे चल रहा है तो ईएमएफ लैग्स बिहाइंड, क्या वर्ड यूज करेंगे, लैग्स, LAGS, पीछे चलना, बाय फेज एंगल कितना, π/2। ये ध्यान रखिए कौन किस सर्किट में आगे चलता है, कौन किस सर्किट में पीछे, नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज कर देगा, इक्वेशन देख के बताओ तो ये किस सर्किट का इक्वेशन है, फोटो तो कुछ नहीं, खाली इक्वेशन दिया रहेगा, तुमको देखना है कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे। अगर करंट आगे चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्योरली कौन सा सर्किट है, कैपेसिटिव। देखो इसका फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम आपके मार्केट में पहली बार, ये देखो आपको क्या सिखाया है, पहले किसका डायग्राम बनाना है,
वोल्टेज का, वोल्टेज कितना एंगल पे है, ओमेगा टी। तो अपने मन से वो वोल्टेज का लाइन खींचे, कितना एंगल पे, ओमेगा टी। अब ओमेगा टी से कितना आगे है, तो 90 डिग्री आगे कर दो, ये करंट आई, क्योंकि ओमेगा टी से कितना एंगल पे है। कई लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं, और वो क्या करेंगे कि इसी को मान लेंगे वोल्टेज का लाइन, यानी ओमेगा को कितना पे बना देंगे, 0 पे। तो इस पे ठीक कितना एंगल पे बनाएंगे हम लोग, ये करंट का कितना एंगल पे, π/2। ये दोनों ही सेम ही चीज है, बस इससे ग्राफ से ये पता चलता है कि करंट है तो वोल्टेज से कितना आगे है, कितना आगे है। अच्छा यहाँ गौर कीजिए, एक ग्राफ अगर बना लेते हैं जिसे एक साइड हम कैपेसिटेंस दिखाए और एक साइड हम एक्ससी दिखाए, रिएक्टेंस, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। ये दिखता है आपको, ये दिखा आपको, इसीलिए एक्सी वर्सेस सी का ग्राफ या एक्सी वर्सेस एफ का भी ग्राफ ऐसे जाएगा जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा ही ऑब्जेक्टिव है। मेरे पास एक डायरेक्ट करंट है, इंपॉर्टेंट नोट में है, फॉर डीसी। आपको पता है डायरेक्ट करंट किसको कहते हैं, जो कभी अपना वैल्यू रिपीट, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है। और जब हम फ्रीक्वेंसी 0 डाल देंगे, एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी। जब फ्रीक्वेंसी 0 डाल देंगे तो एक्सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। एक्सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। जब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो करंट अपने अंदर से जाने देगा। याद करो, हम सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर लगाते थे तो स्टेडी स्टेट में करंट कितना बोलते थे, नहीं याद होगा, कोई बात नहीं। एक कैपेसिटर अपने अंदर से कौन से करंट को नहीं जाने देता है, एक कैपेसिटर अपने अंदर से कौन से करंट को नहीं जाने देता है, उसके लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अलाउ करेगा। और किसको जाने देगा, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में एक सही बात समझ में ये आया कि ये अपने अंदर से प्योरली कैपेसिटिव में एक कैपेसिटर अपने अंदर से डीसी को जाने नहीं देता है, लेकिन किसको जाने देता है, एसी को। ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा, गलती मत कीजिएगा कुछ भी। यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कैपेसिटर, कैपेसिटर किसको अलाउ नहीं करता है, डज नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ क्या रे, डीसी, दैट इज ऑफर्स वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। लगभग हम सारा ऑब्जेक्टिव इसमें खींचने की कोशिश की है, फिर भी बहुत ही बचा हम करवा देंगे, चिंता मत करो। हल्का हल्का समझ में आया, तो आपको ये समझ में आया कि खाली रेजिस्टेंस आर ही नहीं होता है, वो तो रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस हुआ। कैपेसिटर रेजिस्टेंस क्या होता है, जरा बोलो एक बार। और एक्सी का वैल्यू होता है 1/ओमेगा। अभी आप सिर्फ 2 ही सर्किट सीखे हैं, 5 बाकी है, और हर सर्किट में कोई मेहनत नहीं है, बस एक और सर्किट में मेहनत है, बाकी सब उसका डिट्टो कॉपी। ठीक है, और हम आपको एक ट्रिक सिखाएंगे जिसके जरिए आपको 7 सर्किट मन में याद हो जाएगा और सारा ऑब्जेक्टिव चुटकियों में बन जाएगा। कैसा लग रहा है सुन के, बढ़िया ना। नहीं हाँ, मेथड आप लोग भी स्कूल में पढ़े होंगे, वेक्टर मेथड पढ़े हैं, ठीक करते हैं, ये भी अच्छी बात है। मतलब आपकी कामयाबी या बर्बादी दोनों ही मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, यही ना। गाली दिखाएंगे तो हम ही, ताली भी मिलेगा तो हम ही को। तो आप लोग पढ़िए ना ठीक से। अब सुनिए अगला, आज की क्लास में और आगे तो आप तीसरा मीटिंग करना ठीक नहीं है ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा, प्लस छठ का समय है और देखो थक गया है ऋषि भी यहाँ पे। तो इसीलिए आज इतना ही, हम लोग कब मिलेंगे, अब फ्राइडे को दिन। उससे पहले भी एक दिन क्लास रखे किसी दिन, क्या नहीं रखते हैं, उससे पहले संभव नहीं है क्योंकि छठ पूजा है ना। आज उतना ही रहेगा, देख लीजिए स्क्रीन पे, हम इसको हटाने जा रहे हैं।